ये होता था कि दावत वलीमा रख लेते थे और उसके बहाने जो इज्तिमा होता था उसमें हर तरह की बातें करते थे। तो इस बुक लॉन्चिंग के पर्दे में आप जो तीनों हजरात हैं, जाहिर है कि ये लोग आपको सुनना चाहेंगे। जहाँ तक किताब की बात है वो मैं शुरू में ही कर दूँ। ये किताब ऐसी है कि आसमां के घर वाले भी इसे नहीं पढ़ रहे, इसलिए कि मैंने इनके बड़े साहबजादे से अभी पूछा लंच के दौरान कि बेटा आपको पता है आपकी मामा ने एक किताब लिखी? उसने कहा पता है। मैंने कहा बेटा आपको पता है उस किताब में आपने पढ़ा है कुछ? कहने लगे नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है मामा ने क्या लिखा होगा। तो लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सुना है कि जिस तरह फिल्म पठान का इस्तकबाल हुआ है हिंदुस्तान में, उसी तरह इस किताब का यहाँ पाकिस्तान में किताब घरों में इस्तकबाल हुआ है। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, आपको बीच में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। लिहाजा शुरू में ही आप इस बारे में जो कहना चाहते हैं कह दें। मैं कम से कम ये बात सुनने में इंटरेस्टेड होऊंगा कि आमतौर पे कहा यह जाता है कि जो कॉलम्स होते हैं वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है मज़ामीन के एतबार से देखा जाए या मकालाजात के एतबार से, तो उस कंपैरिजन में शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। किसी की तो 1 घंटे होती है, किसी की एक शाम तक होती है, कोई 1 साल तक चल गया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़े दिल गुर्दे का काम है कि कॉलम निगार अपनी किताबों कॉलम का मजमूआ लेके आएँ। आपको इस फैसले पे आप कैसे पहुंची कि आपको अपने कॉलमों का मजमूआ लाना चाहिए था? जी बहुत बहुत शुक्रिया वुसत साहब आपका भी, और मेरे सब अकाबरीन यहाँ पे बैठे हैं, मेरे उस्ताद सब के सब यहाँ पे जो मौजूद हैं, तो उन सब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई की। देखिए वाकई ये बात दुरुस्त है कि जब आप कॉलम लिखते हैं तो वो लगता है ऐसे ही है कि बस कल ये ख़त्म हो जाएगी कहानी, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 75 साल से हम दायरों में ही सफ़र कर रहे हैं। तो घूम फिर के वही मौज़ूआत आते हैं, वही आमरीयतें, आमरीयत नहीं आती तो जमहूरियत, जमहूरियत के लबादे में आमरीयत, आमरीयत के लबादे में जमहूरियत। तो यही कहानियाँ हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द सफ़र करती हैं। तो जब मैंने कॉलम लिख लिए और ये हाइब्रिड रिजीम जिसको हम कहते हैं पिछले 4 साल ये गुज़रा, तो ढूंढा कि क्या क्या कुछ मिल सकता है जिसको कि देखना चाहिए और लिखना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक आउटलाइन जो है वो इस जो कॉलम्स का मजमूआ है इसमें वो दस्तयाब है, जो कि बताएगी एक झलकी के तौर पे कि पिछले 4 साल में और उससे पहले हाइब्रिड रिजीम की जो तैयारी थी उसमें क्या क्या कुछ होता रहा है। तो उसको क्यों ना एक किताब की सूरत में शाया कर दिया जाए। मुझे एक दस्तावेज़ की सूरत लगा, और ज़ाहिर है कि उसमें मुदस्सर ने, मेरे मियाँ ने, उसने भी कहा कि ये होना चाहिए। मुस्तनसर साहब ने को मैंने मशवरा किया, मुस्तनसर जावेद साहब ने, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये तो किताब है पूरी और ये पूरी कहानी है 4 बरस की। तो इसलिए ये ख्याल आया कि जब आगे जाके, क्योंकि ये वो दौर था जिसमें बहुत कम लोगों को खुल के लिखने की इजाज़त थी या वो लिख पा रहे थे। बहुत कम लोग थे मेरे ख़्याल में जो कि सही मानों में उस पूरे दौर की जो झलक थी वो दिखा पा रहे थे। तो हमने भी मलफूफ, कभी छुपे लफ्ज़ों में, कभी ढके लफ्ज़ों में, कभी खुल के, कभी ना खुल, ख़ास करके ये जो कॉलम है कहानी बड़े घर की इसमें वो जो तनाज़ा शुरू हुआ था सिविल मिलिट्री और DGISI की तैनाती का मसला था, उसको मलफूफ अल्फाज में मैंने उस पूरी कहानी को लिखा। तो जिसके बाद फिर मुझ पे जो है वो ट्रोलिंग भी शुरू हो गई, इल्ज़ामात, और फिर जो कुछ हुआ 7 दिन तक हम ट्रेंड करते रहे उस पर। तो ये वाक़या जो था या ये जो कॉलम था इसने मुझे ये ज़रूर याद दिलाया कि जब अच्छे हालात होंगे या ना भी होंगे तो इसको किताब की सूरत में आना चाहिए, आने वालों को पता चले कि हाइब्रिड रिजीम जो था वो किस तरह का था और वहाँ से कुछ कड़ियाँ मिल सके अगर कोई ढूंढना चाहे तो। सोहेल वड़ाई साहब, मैं एंटी क्लॉक चलना चाह रहा हूँ। आप भी ज़ाहिर एक दिग्गज नाम है कॉलम निगारी की दुनिया में। मुझे याद पड़ता है जब आपकी अभी किताब आने वाली थी उसके टाइटल को लेके बड़ा बवाल उठा था, और फिर शायद टाइटल चेंज करना पड़ा या क्या हुआ, बहरहाल एक खासा उधम मचा था। आज जब आप देखते हैं कि जो आपने करने की कोशिश की होगी उनके ख़्याल में, उसके मुकाबले में आज जो ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे हो रहा है
तो आपको गुस्सा नहीं आता कि मैंने क्या कसूर किया था, मेरे टाइटल पे इतना इतराज़ क्यों? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी तो बड़ी मासूमाना सी शरारत थी कि मेरे टाइटल पे जनरल बाजवा कुर्सी पे बैठे थे और इमरान खान साहब टाइस से खेल रहे थे नीचे बैठ के, और ये था ओरिजिनल टाइटल। तो इस पे बड़ा है उन्होंने एतराज़ किया हमारे अहले इक़्तिदार ने, और चुनाचे उस किताब को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर टाइटल जब चेंज हुआ तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो टाइटल से फिर मैंने जनरल बाजवा को हटा दिया और इमरान साहब उसी तरह खेलते नज़र आए। तो अभी खेल रहे तो सच्ची बात तो यह है कि पाकिस्तान में ये सिर्फ दावे हैं। तहरीर व तकरीर की आज़ादी जो है बड़ी अनका है। जब भी आप किसी पावरफुल क्वार्टर की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी, और अगर गैर सियासी हो तो फ़ौरन रद्द अमल आता है, फ़ौरन रुकावटें दरपेश शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो कालम है ये इजहारिया है। जिस तरह कभी अदब की सिनफ़ें होती थीं, अफसाना होता था, आज का अफसाना, आज की अदबी तहरीर, आज का इजहारिया जो है वो कालम है। और मैं समझता हूँ कालम के ज़रिए ही आप लोगों तक अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अब अफसाने की वो रसाई नहीं है जो कालम की रसाई है। और चंद जो 1000 वर्ड्स या 1500 वर्ड्स के जो अल्फाज होते हैं कालम के, वो आपको हालात हाज़रा से भी आगाह करते हैं। और जैसे आसमा शिराजी का कालम हो तो उसमें अदबी चाशनी भी होती है, अल्फाज का रचाव भी होता है, तमसीली अंदाज भी होता है, अलामती रंग भी होता है, जैसे कहानी बड़े घर की एक अलामत है। तो ये सारा कुछ आप उस 1000 वर्ड के अंदर आपको सारा कुछ करना पड़ता है, जिसमें आप मुख्तलिफ नाम भी देते हैं, मुख्तलिफ रंग भी इख्तियार करते हैं, उसमें आप रेवोल्यूशंस भी करते हैं, डिस्क्लोजर्स भी करते हैं, आप दिखाते हैं कि क्या क्या आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो ये सारा कुछ कालमों के अंदर हो रहा है। तो आज की जो मकबूल तरीन अदबी सिनफ है वो भी मैं समझता हूँ कालम है, और यही आज का मॉडर्न अदब भी है। तो मैं आसमा शिराजी साहबा को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सिर्फ कालम निगार ही नहीं हैं, आप एक अदीब भी हैं, आप एक अदीबा भी हैं, और अदीबा के तौर पर आपके ये कालम जो है ये लिए जाने चाहिए। और ये सिर्फ कालम नहीं है, ये अफसाने भी हैं, ये अदबी शापारे भी हैं, ये इजहारिये भी हैं। शामी साहब, आप सिर्फ मुजीबुर रहमान शामी नहीं हैं, आप एक इदारा हैं, आप एक दौर हैं, आप एक हिस्ट्री का बाब हैं, और आपने कम से कम अयूब ख़ान के दौर से लेके आज तक आप एक ऐनी गवाह भी हैं जो कुछ भी होता रहा इस मुल्क में। ये जो आसमा की किताब है, और इससे पहले इन्हें दबाव से गुज़रना पड़ा, उसके बावजूद उन्होंने फ़ैसला किया कि आनी चाहिए ये किताब। या सोहेल वड़ाई साहब का अभी तस्करा हो रहा था कि टाइटल को लेके जो है वो पीछे पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। मुझे इसमें खैर का पहलू भी नज़र आता है। वो ये है कि हमारे हुक्मरानों के बारे में जो एक तासुर है ना कि ये पढ़ते नहीं हैं। मेरा ख्याल ये पढ़ते हैं तभी रिएक्शन सामने आता है। ये ऐसा ही है या ये मेरे नज़र का धोखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। वसल्लल्लाहु खान साहब, बड़ी मेरी खुशनसीबी है कि आज आपके ज़ेर साया में गुफ्तगू कर रहा हूँ, और नूरुल हुदा और सोहेल वड़ाई दाएं बाएं बैठे हैं, और आसमा शिराजी जो हैं उनकी किताब पर गुफ्तगू हो रही है। देखिए, जो हमारे हुक्मरान हैं ना, वो असल में अपने मतलब की चीज़ पढ़ लेते हैं, और दूसरा ये उन्होंने पढ़ने के लिए बंदे भी रखे हुए। अब वो उनके मतलब की चीज़ें तलाश कर करके उनको देते हैं। ख्वासन फवाद साहब बैठे हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं।
ये अब बाज़ औक़ात में जब इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात होती थी तो मालूम होता था कि वो टीवी प्रोग्राम भी देखते हैं और कॉलम जो हैं वो भी शायद पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो नज़्म था वो ऐसा था कि हर चीज़ उनके नोटिस में लाई जाती थी जो उनको मुतासर कर रही है, और फिर वो प्रोग्राम बनाते थे कि उन लोगों को मुतासर कर सकें जो ये गुस्ताखी करते हैं। लेकिन मैंने देखा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में कि जनरल ज़ियाउल हक हर चीज़ खुद पढ़ते थे और उनका रद्द-ए-अमल जो था कॉलम पर वसूल हो जाता था, कोई 10-11 बजे तक इत्तला आ जाती थी कि वो खुश हुए हैं या ना खुश हुए। उसकी फिजिकल निशानी भी आमतौर पे सामने आ जाती थी। हाँ जी, हाँ। तो ये मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरान जो हैं वो मतलब की चीज़ें पढ़ लेते हैं, मतलब की चीज़ें सुन लेते हैं और उससे फिर अपना मतलब निकाल लेते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मैं इसका चाहूँगा सवाल का जवाब के शरीफ बरादरान जो हैं इनके बारे में गलत या सही ये तासुर है कि इनके ड्राइंग रूम में जब जिस ज़माने में टेलीफोन डायरेक्टरियाँ छपती थी वो तो थी, उसके अलावा कोई किताब पाई नहीं गई, मुअर्रिख ने देखी नहीं, ये किस हद तक दुरुस्त है? मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। तो ये कितनी मतलब जाहिर है कि अभी तो हम हंसी मजाक में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कितनी अलमनाक बात है अगर दूसरे जाविये से हम देखें कि हमारी किस्मतों के फैसले वो जर्नैल और वो सिविलियंस करते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन, बुनियादी क्वालिफिकेशन या इंटर है या बीए है, और उनमें से आधे फैसले कान की बुनियाद पे किए जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो बहरे होते तो जाहिल होते, और हम जो हैं उनकी बातों को संजीदगी से लेके एयर टाइम ज़ाया करते हैं, कलम की स्याही ज़ाया करते हैं और गोल गोल घूमते रहते हैं। तो ये जो सामने की बात है कि मेरे हिसाब से पढ़ना लिखने से ज़्यादा अहम है। पढ़ना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बगैर आप कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? आपका जो एक अंदर का जो सोचने वाला इंसान है वो उस ऑक्सीजन के बगैर कैसे ज़िंदा रह सकता है? लेकिन हमारे यहाँ ये चमत्कार भी मौजूद है कि आप बग़ैर पढ़े, चाहे आप तालीम के मैदान में हों, सहाफ़त के मैदान में हों, जर्नैली के मैदान में हों या सियासत के मैदान में हों, आप सरवाइव कर जाते हैं। नूरुल हुदा शाह साहिबा ममलकत खुदादाद पाकिस्तान जो मौजज़ों की सरज़मीन कहलाती है, आपको ये बात एक और मौजज़ा नहीं लगती? मुझे आपकी बात से इख्तिलाफ है। अच्छा, आप वो बात कह रहे हैं जो 70 साल से यहाँ की कंपनी बहादुर कहती आई है कि ये जो सियासतदान हैं ये जाहिल हैं, इन्होंने किताब नहीं पढ़ी है और इन्हें निकालो यहाँ से। और इसी बना पर हमारी अर्बन सोसाइटी जो है वो इन्हें पीछे धकेलती रही है, उसका भी इसमें हिस्सा रहा है। सियासतदान का ताल्लुक़ किताब से हो, सारी रात वो लाइब्रेरी में बैठे पढ़े, फ़लसफ़ा पढ़े, तारीख़ पढ़े, मगर आवाम की उस तक रसाई ना हो, वो सियासतदान भी बेकार है, वो हुक्मरान भी बेकार है। दूसरी चीज़ ये है
कि अभी जिस तरह आप कह रहे थे कि ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, अब देख लीजिए कि हमारी कंपनी बहादुर भी जो है वो भी अंग्रेज़ी नहीं ज़्यादा जानती शायद, जिसकी वजह से जब इस नावल का तर्जुमा हुआ फटे आमों का केस, हाँ, तो केस ऑफ एक्सप्लोडिंग जी, मैंगोज, जी, तो उस पर हंगामा मच गया, जबकि बरसों से अंग्रेज़ी में नावल चल रहा था। हाँ, एकदम ओवरनाइट उसको गुम कर दिया गया। इससे एक चीज़ साबित हो गई कि हमारी कंपनी बहादुर भी पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी उर्दू में जब कोई चीज़ आती है तो उसको उसे समझ आती है, वरना वो बेखबर है। सो ये जो आप कह रहे हैं कि ये अभी जो आप बात कह रहे हैं, सवाल तो पता नहीं आप मुझसे क्या करना चाह रहे थे, लेकिन मैं अपना इख्तिलाफ जो है वो ज़रूर रजिस्टर करवाना चाहूँगी कि ये इल्ज़ाम ना लगाइए। हमें सियासतदान और हुक्मरान बिलखुसूस वो चाहिए जो कीचड़ में भी उतरे, जो सैलाब ज़दा ज़मीन में भी उतरे, जो खून रेजी में भी उतरे और खून आलूद लोगों को गले से लगाए। हमें किताबों से ज़्यादा धरती का बंदा चाहिए। अगर चलता रहे सिलसिला और अगर इस तरह से उन पर इल्ज़ामात, कई इल्ज़ामात सही भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दूध के धुले हैं सभी, लेकिन अगर इस तरह से अवाम को और अवामी नुमाइंदों को सही तरीके से मौका दिया जाता रहे तो अवाम में ये काबिलियत है कि वो इस तरह के लोगों को बिलाखिर ले आएगी। अच्छा, मैं शायद वो सवाल सही तरीके से पुटअप नहीं कर सका जो मेरा ओरिजिनल सवाल था। आपने ज़्यादा फोकस किया सियासतदानों पे। मेरा बुनियादी सवाल ये था कि जो लोग भी हमारी किस्मतों के फ़ैसले करते हैं उनमें सियासतदान भी शामिल हैं, उनमें जो वर्दी वाले हैं वो भी शामिल हैं, पस्से पर्दा कभी होते हैं, कभी सामने आ जाते हैं मजबूरी में, उनमें बैनुल अक़वामी दल्लाल भी शामिल हैं जिनका काम, जो बिज़नेस का तो एक्यूमेन उनका बहुत शानदार है कि किसका गला कहाँ से पकड़ना है। लेकिन ये जो होती है ना कि अवाम दोस्ती, अब जैसे मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दूँ, हालांकि वो एक मुतनाज़ा शख्सियत तारीख़ में रहे हैं, उन्होंने किताबें लिखी भी, किताबें पढ़ी भी। अगर विजन बड़ा होगा हुक्मरान का या मुदब्बिर जो आपने आपको कह रहा है उसका, तो अल्टीमेटली उसका फायदा आम आदमी को भी पहुंचने का इम्कान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो कुएं का मेंढक होगा तो उसकी हतमी शक्ल तो तालिबान भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी हो सकते हैं जो कि बज़ाहिर तालिबान नहीं हैं, लेकिन पढ़ने लिखने की चूँकि उनके यहाँ रिवायत नहीं है, लिहाजा वो किसी एक दायरे में बंद होके वो बड़े बड़े फैसले करते हैं कि जिनका उन्हें इदराक नहीं होता और जिनकी वजह से इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो मेरे सवाल की रूह ये थी बुनियादी तौर पे। जी जी, टाइम कम है। देखिए, बात फिर वही, मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर तसलसल को बरकरार रखने नहीं दिया गया। और ये जहाँ तक भुट्टो की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका बड़ा बरस नस्लों तक इसका असर चलता है और इसका विज़न जो है वो अपना काम करता है। इस तरह के लीडर का इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने आपसे इख्तिलाफ इसलिए किया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट इस वक्त, ये राय इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो जिसे हम बड़े फ़ख्रिया अंदाज में एक्सेप्ट करते हैं कि लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, चलो यही सही, हमारा सियासतदान भी इसको इसी बड़े फ़ख्रिया अंदाज में एक्सेप्ट करता है। इस सूरत हाल में जब हम बिल्कुल अभी तक हम कंपनी बहादुर के ज़ेर असर हैं, अभी तक हम ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे हैं,
तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ये राय, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो राय होती है वो सही होते हुए भी दुश्मन के काम आ जाती है। शामी साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अच्छा, कंपनी बहादुर घूम फिर के बात ज़ाहिर है वहाँ तक आती है, कंपनी बहादुर तक, इसलिए कि ताकत का मंबा वही है। लेकिन अगर सिर्फ हम ये सोचने बैठ जाएं कि चूंकि कंपनी बहादुर है इसलिए कुछ नहीं हो सकता, तो हमारी जिम्मेदारियां फिर क्या होनी चाहिए कि चंद साल बाद कम से कम हम ये कहने के काबिल हो सकें कि नहीं, अब जो कुछ भी हो रहा है वो कंपनी बहादुर की वजह से नहीं हो रहा, उसके फैक्टर्स कुछ और हैं। वरना यही अप्रोच, मसलन मेरे जो दादा थे वो कहते थे कि जी अंग्रेज का दौर था तो हम क्या करते हैं, लेकिन फिर जाहिर है कि एक स्ट्रगल हुई और उसके नतीजे में जियोपॉलिटिकल चेंज आई। जिन जिन ममालिक में, पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क तो नहीं है, इससे ज़्यादा शफाक कंपनियां लैटिन अमेरिका में पाई गई हैं, मिडिल ईस्ट में तो अब तक हैं, इंडोनेशिया ने किस तरह जान छुड़ाई। तो इससे आगे हम क्या कर सकते हैं कि कोई वे आउट निकले और उसकी वजह से हमारी ये वोकैबुलरी भी चेंज हो जब हालात और वाक़यात चेंज हों। देखें उसतुल्लाह साहब, पाकिस्तान एक बड़ा मुनफरिद मुल्क है। पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इंतखाबात के ज़रिए से हुकूमत तब्दील होगी और बनेगी। और हमारे यहाँ जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, वो इस तसव्वुर को ख़त्म नहीं कर सकी। हमारी जो करारदाद मकासद है जिस पर हम बहुत बहस करते रहते हैं, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि ये मुमलिकत जो है ये अल्लाह की है, इख्तिदार अल्लाह का है, लेकिन इसका निज़ाम जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाएगा। तो पाकिस्तान में ये जो लोगों को हुकूमत करने का हक हासिल है, उनको अपने नुमाइंदे चुनने का हक हासिल है, ये एक ऐसी बात है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ख़त्म किया जा सकता। जब दस्तूर शिकनी होती है ना, वो भी अवाम के नाम पर होती है, और कि भाई अवाम का ये हक जो था वो मजरू हो रहा था, हम उसे बहाल करने के लिए आए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो जिन भी हालात से गुजरा है, उसके रहने वाले जो है वो इस तसव्वुर जमहूरियत के साथ वाबस्ता रहे और वो एक आइडियल के तौर पर उनके सामने रहा। और ये इसको आप लैटिन अमेरिका या मिडल ईस्ट या किसी दूसरे मुल्क से इसकी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते या मुवाजना नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे हुक्मरान, अगर जैसे आपने पहले बात की थी, अगर इनको मुताला करने की आदत हो और इनको कुछ तारीखी शऊर इनके पास में से, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि वो एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। आप तारीख पढ़ेंगे तो उससे सबक हासिल करेंगे ना। जब आप तारीख पढ़ते नहीं हैं तो सबक कैसे हासिल करेंगे? नतीजा ये है कि पाकिस्तान में एक दायरे का सफ़र जारी है। और ये जो फैज साहब से किसी ने पूछा था ना कि पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे, मुस्तकबिल के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि खदशा ये है कि ऐसे ही चलते रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो अब आसमां का जो कॉलम है
जैसे आपने खुद भी लिखा है अपने उसमें जो तबसरा आपने किया है कि आमतौर पर कॉलम जो है वो बासी हो जाते हैं, और मैं समझता हूँ जैसे ये कॉलम निगारी जो है ये और सहाफत की जो कॉलम निगारी है वो जैसे होती है जैसे सब्जी की तरह होती है, बहुत जल्द बासी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हालात नहीं बदल रहे हमारे, सफर दायरे का है, इसलिए आसमां के कॉलम जो है बड़े रेलेवेंट है आज।